हुआ है। मैं होस्ट बना हुआ है, लोगों को इंटर कर रहा हूँ। शेयर कर दे। अभी जरा चेक। उसको उठा के वो स्विच बंद कर दी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर प्लीज वो लास्ट जो लेक्चर था उसको भी थोड़ा सा रिमाइंड कीजिएगा माजरत के साथ। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के डिस्कशन से पहले लास्ट टाइम पे ज़रा थोड़ा सा रिव्यू देख ले। लास्ट टाइम हमने बात की थी लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कि ब्लैक बॉडी के कुछ लॉज थे जो रेडिएशन यानी ब्लैक बॉडी के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे थे। वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, वीन्स एनर्जी टेम्परेचर रिलेशन। शुरू में हमने ये 3 लॉज डिस्कस किए थे और इन 3 लॉज के बारे में हमें ये पता चला कि ये सब के सब एक्सपेरिमेंटल लॉज थे। लेबॉर्ट्रीज के अंदर एक ब्लैक बॉडी को डेवलप करने के बाद हमने उससे हासिल किए गए डेटा को एनालिसिस करके ये मालूम करने की कोशिश की कि उस ब्लैक बॉडी का क्या बिहेवियर है। वीन्स ने लॉ दिया, स्टेफेंस बोल्ट्जमैन ने लॉ दिया, फिर वीन्स ने दोबारा एक लॉ और दिया, एनर्जी टेम्परेचर रिलेशन। बाद में वीन्स ने अपने दोनों लॉस को कंबाइन करने की कोशिश की। कंबाइन करने के बाद वो जो फॉर्मूला बना के लेकर आया उसे वीन्स कंबाइंड फार्मूला कहा गया। लेकिन उस फार्मूले में खामी पैदा हुई कि वो शॉर्टर वेवलेंथ पे तो वैलिड था, लॉन्गर वेवलेंथ पे वैलिड नहीं था। दो साइंटिस्ट रिले और जीन्स ने इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की कि वीन्स के फार्मूले की ये कमी, ये खामी दूर हो जाए। किसी हद तक कामयाब भी हो गए। खामी ये थी कि वो लॉन्गर वेवलेंथ पे वैलिड नहीं था, तो इनका फार्मूला लॉन्गर वेवलेंथ पे वैलिड हो गया। लेकिन नया प्रॉब्लम ये पैदा हो गया कि अब ये शॉर्टर वेवलेंथ पे वैलिड नहीं रहा। ये 5 लॉज जब आपको बताए गए तो उसमें ये भी मैंने आपसे साथ साथ कहा कि सिर्फ ये 5 लॉज नहीं थे, इनसे मिलते जुलते और भी बेशुमार लॉज थे। लेकिन हर लॉ में कोई ना कोई खामी मौजूद थी। कोई किसी वेवलेंथ पे वैलिड नहीं था, कोई किसी टेम्परेचर पे वैलिड नहीं था, कोई शॉर्टर वेवलेंथ पे वैलिड नहीं था, कोई लॉन्गर वेवलेंथ पे वैलिड नहीं था। इन लोगों ने बड़ी कोशिशें की, 20-25 साल तकरीबन इन्हीं कोशिशों में लगे रहे, लेकिन ब्लैक बॉडी के प्रैक्टिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सके वो अपने फॉर्मूलों की मदद से। अच्छा, बुनियादी जो खामी थी वो जो कुछ भी रही हो, कहते यही हैं कि क्लासिकल थ्योरी में खामी थी, लेकिन वो खामी आज भी मौजूद है, लेकिन हम उन्हें एक पर्टिकुलर रेंज पर यूज़ कर सकते हैं। असल में प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई
इन सारे मसाइल को बड़े गौर से देख रहे थे एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था मैक्स प्लैंक्स। मैक्स प्लैंक्स एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। हमारी ज़बान में या अगर हमारे पाकिस्तान में होता तो हम उसे कहते कि ये चरसी है। यानी बस उसकी बातें ऐसी ही होती थी कि लोग थोड़ा सा एक दूसरे से मुस्कुरा के देखते और आंख मार के खामोश हो जाते। प्लैंक साहब ने एक थ्योरी दी जिसका नाम आज हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी रखा हुआ है। कुछ बुक्स में लिखा है कि ये 1900 में दी गई और कुछ बुक्स में लिखा है कि ये 1901 में दी गई। इज द सेम, कोई इतना फ़र्क नहीं है, साल भर का फ़र्क है। 1900 में अगर उसने दी भी थी तो 1901 में वो बाकायदा पेपर के तौर पे पब्लिश हो गई, ये समझ लीजिए। साल भर उसने लोगों की बातें सुनी लेकिन फिर उसने इस थ्योरी को कंफर्म कर दिया। आप 1900 कहिए या 1901 कहिए, इज द सेम थिंग, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं। तो प्लैंक साहब ने क्या किया? प्लैंक साहब ने ना कि सिर्फ थ्योरी दी, उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी बनाई रेडिएशन के हवाले से, जो ब्लैक बॉडी के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करती थी। चुनाचे हमने उसको नाम दिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, भाई ये समझ लीजिए, एक झगड़े की जड़ थी। एक अजीब और गरीब किस्म का डिस्कशन शुरू हो गया। आज हम प्लैंक्स पोस्टुलेट्स पे बात करेंगे। प्लैंक्स ने 3 पोस्टुलेट्स दिए। शुरू में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में लिख दिया है। इन 1900 or the 1901, Planck formulated a mathematical relationship to explain the spectral energy distribution of radiation emitted by black body. उसकी थ्योरी 3 पोस्टुलेट्स पे बेस करती थी। The Planck's quantum theory based upon the following 3 postulates. ये पोस्टुलेट्स बाद में रीराइट भी किए गए। पहले तो उसने जिस अंदाज से कहे थे वो एक अलग है, लेकिन बाद में जब उनको तब किया तो हर एक पोस्टुलेट्स प्रॉब्लम बन गया, वरना पहले सिर्फ थर्ड पोस्टुलेट्स को प्रॉब्लम कहा जाता था। लेकिन बाद में इसकी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की गई और अब जिस फॉर्म में हमें मिलता है वो तीनों ही शक्लें, हम तीनों ही पोस्टुलेट्स क्लासिकल को दांतों से काटती हैं आसान लफ्ज़ों में। क्या था? मैंने आपसे कहा था कि लास्ट टाइम ज़रा आप प्लैंक्स को देख के रखिएगा, यानी उसके पोस्टुलेट्स। असल में हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम क्या थी प्लैंक्स के साथ या क्लासिकल फिज़िक्स के साथ, जिसमें प्लैंक्स पोस्टुलेट्स एक हमेशा के लिए मसला बन गए। आइए पहला पोस्टुलेट लिखते हैं। पहले तो इसको बड़ी आसान लफ्ज़ों में समझ लें। उन्होंने कहा था कि तमाम ब्लैक बॉडीज़ जिनकी हम बात करते हैं वो सब छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स पर मुश्तमल होती हैं, जिनकी तादाद इनफाइनाइट होती है और इनकी एनर्जी भी इनफाइनाइट होती है। डिफरेंट एनर्जी, जब तादाद इनफाइनाइट है तो एनर्जी स्टेट्स भी उनकी इनफाइनाइट होती हैं। और जो एनर्जी उसने बताई वो ये इक्वेशन जो लिखी हुई है कि एनर्जी ऑफ nth oscillator nh nu, where n is called an integer 1 2 3 and so on.
क्या मतलब हुआ, अब इसको ज़रा और तफसीलन इसमें पढ़ लें। ऑल द ब्लैक बॉडीज consist tiny electromagnetic oscillator, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एटम्स। उस जमाने में, जिस जमाने में ये थ्योरी दी गई है, एटम की शक्ल मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि डाल्टन एटॉमिक मॉडल की तरह थी, प्लम पुडिंग मॉडल। ख्याल रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ हुआ। वो ये समझते हैं कि नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस सारा मैटर है और नेगेटिव चार्जेस उसकी सतह पे बैठे हुए हैं। द एटम लाइक अ केक, प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता था। उसी को उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर कहा। ऑसिलेटर, ऑसिलेट करने वाला, ऑसिलेटर ऑसिलेट करने वाला यानी वाइब्रेट करने वाला। तो ऑल द ब्लैक बॉडीज किस चीज़ पर मुश्तमल हैं? टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स यानी द एटम्स। मज़ीद वजाहत, और सोर्स ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन का जो सोर्स है वो ऑसिलेट करने वाली चीज़ है, जिसके बारे में हम बात पहले भी तफसील से बात कर चुके हैं कि जब वो ऑसिलेट करता है तो वो वेव जनरेट करता है, रेडिएशन जनरेट करता है। यानी कोई भी एटम उस ज़माने का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर कहला रहा है और ये सोर्स ऑफ रेडिएशन है, और ये इन अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, ये हमेशा ऑसिलेशन में रहता है। और वाइब्रेशनल एनर्जी जो है इसकी ऑसिलेटर की, may have any of a series of discrete values but never any values between En equal to nh nu, n equal to 1 2 3 and so on। क्या मतलब हुआ? रेडिएशन का सोर्स एटम है, उस एटम को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर, ऑलवेज इन ऑसिलेशन स्टेट। इनकी जो एनर्जी होती है वाइब्रेशनल एनर्जी कह लें, ऑसिलेशनल एनर्जी कह लें, एमिट करते हैं, और इनकी वैल्यूज डिस्क्रीट होती हैं। डिस्क्रीट, अलग-अलग। ये बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है यहाँ पर, अभी मैं इसकी सिग्निफिकेंस आपको मज़ीद आगे चल के बताता हूँ। क्या वैल्यूज़ होती हैं इनकी रेडिएशन की? उसने कहा NH न्यू, H Planck's constant, knew the frequency of radiation and is a number called the quantum number। हमेशा एक इंटीजर होगा, एक सही नंबर होगा, सही अदद होगा, ऑलवेज अ नंबर 1 2 3 एंड लाइक दिस वन। तो देखें, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं 1 रख दूं तो h न्यू हो जाएगा, 2 रख दूं तो 2h न्यू हो जाएगा, 3 रख दूं तो 3h न्यू हो जाएगा। यानी रेडिएशन की किस्म डिस्क्रीट है। रेडिएशन में h न्यू होगा, 2h न्यू होगा, 3h न्यू होगा, कोई ऐसी वैल्यूज़ नहीं होगी जो इनके दरमियान हो। मसलन मेरे पास एक रेडिएशन है जिसकी एनर्जी h न्यू है, दूसरी 2h न्यू है। अब कोई ऐसी रेडिएशन नहीं होगी जो h न्यू और 2h न्यू के दरमियान हो, यानी 1.5 h न्यू ना, फ्रैक्शन नहीं होगा 1 और 2 के दरमियान। ये बात बाद में ऐड की गई थी इसमें, लेकिन अभी आप यही समझें कि तमाम ब्लैक बॉडीज छोटे छोटे, टाइनी मीन्स बहुत छोटे, यानी जस्ट लाइक एन एटम, टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स पे कंसिस्ट करती हैं। इनकी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं, इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट्स होती हैं। और दूसरा लफ्ज़ जो मैंने यहाँ बताया आपको कि ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं ये डिस्क्रीट हैं, ये आगे जाकर और बात समझ में आ जाएगी। और फिर मवाजना करेंगे क्लासिकल बिहेवियर से,
तो ये बात और मज़ीद क्लियर हो जाएगी। आइए जनाब सेकंड में क्या कहते हैं। सेकंड पॉस्टुलेट पहले तीनों देख लेते हैं हम। सेकंड में कहते हैं कि दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स, यानी उन्हीं की जिनके ऊपर बात की गई है कि वो रेडिएशन का सोर्स होते हैं, बेसिकली वो एटम होते हैं, ऑसिलेशन स्टेट में होते हैं और उनकी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं और ये डिस्क्रीट्स वैल्यू रखती हैं एनर्जी, और इनके दरमियान में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की एक प्रॉपर्टी बताई जा रही है। क्या? these electromagnetic oscillators can emit and absorb energies। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, ये एनर्जी को इमिट भी कर सकते हैं। एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है, इमिट भी करता है, और ऐसा वो सेम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और इमिट भी करता है। अब दो बातें हो गई, यानी ब्लैक बॉडीज छोटे छोटे ऑसिलेटर्स पे कंसिस्ट करती हैं। ये ऑसिलेटर्स सोर्स ऑफ रेडिएशन है, और कैसे कि ये एनर्जी जो है वो इमिट करते हैं, वाइब्रेशन स्टेट में रहते हैं, एनर्जी इमिट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं, दोनों बातें हैं इनकी। तीसरे पे आइए, थर्ड, गौर से सुनिएगा, ये है झगड़े की जड़। पहले की एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन असल में प्रॉब्लम है ये। वन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर, पहले दो जहन में रखेंगे, उन्हीं का तस्करा आएगा यहाँ पर भी। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सेकंड में कहा ना हमने, ये एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, इमिट भी कर सकते हैं। जब ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, तो एब्जॉर्ब करके क्या करता है, इट जंप, तो ये छलांग लगाता है, जंप करता है। कहाँ? टू द हायर एनर्जी लेवल, ये एक हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। एंड व्हेन रिटर्न फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल to the lower energy level, it emits difference of energy in the form of quanta. What is quanta? Energy packet. The energy of this quanta is the product of frequency nu and the Planck's constant h. Mathematically, डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस किन दो स्टेट्स का, लोअर और हायर एनर्जी स्टेट का। E2 माइनस E1 किसके फॉर्म में इमिट करता है, क्वांटा की शक्ल में। क्वांटा मींस द रेडिएशन, जो किसके बराबर होता है, एच न्यू। एच न्यू, न्यू सी ओवर लैम्डा के बराबर होता है। मैंने न्यू की वैल्यू रख दी, इक्वेशन लैम्डा के लिए बना ली, दिस वन, जहां एच प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स इनटू सेकंड, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा सा एक फिगर दी हुई है, इसको गौर से देखिए। ये ऑसिलेटर है, वही टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर। क्या करता है, वो कहते हैं कि ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक है, ये ऐसे ऑसिलेट करता है। लेकिन इसकी ऑसिलेशन वो कैसे बयान कर रहे हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। जब ऐसा करेगा तो हायर एनर्जी ऑर्बिट में या हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, एब्जॉर्प्शन। E1 is a lower energy state, E2 is a higher energy state, where E2 greater than E1,
ये एब्जॉर्प्शन पे लोअर एनर्जी से हायर में चला जाएगा, और जब वो हायर से वापस लोअर में आएगा तो वही एनर्जी जो उसने एब्जॉर्व की थी वही क्या कर देगा, इमिट कर देगा, एच न्यू। जहां ये एनर्जी रेडिएशन किस पे डिपेंड करेगी, दोनों के एनर्जी डिफरेंस पर। और ये फॉर्मूला आपके सामने, दैट इज कॉल्ड इमिशन, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, ऑसिलेशन हो रही है बिटवीन दीज टू एनर्जी स्टेट्स। अब दूसरा, अगर फर्ज कीजिए कि E3 भी हो तो वो 1 से 3 में भी जा सकता है, वापस आएगा, ज़्यादा एनर्जी का फ़र्क होगा, क्वांटा क्या होगा, 2h न्यू बन जाएगा। यानी डिस्क्रीट्स एनर्जी की अलग-अलग वैल्यूज। अभी हम अपने आप को यहीं रखते हैं। क्या हुआ, कुछ कुछ मिलता जुलता नज़र आ रहा होगा, पढ़ा हुआ तो आपने सब कुछ है। मैं तो बात कर रहा हूँ 1901 या 1900 की, जब प्लैंक्स वेरी फर्स्ट टाइम ये थ्योरी दे रहा है। क्लासिकल का दौर है, याद होगा आपको क्लासिकल के दौर में मैंने आपसे क्या कहा था कि फिजिक्स दो चीज़ों का डिस्कशन है, एनर्जी एंड मैटर, लेकिन इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। पहले दिन की लेक्चर पे पहुंच जाइए, डायग्राम पे पहुंच जाइए। मैटर और एनर्जी दोनों फिजिक्स में डिस्कस होते हैं, लेकिन आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मैटर पार्टिकल नेचर रखता है, एनर्जी वेव नेचर रखती है। पार्टिकल से डिसकंटिन्यूटी होती है जहन में, एनर्जी कंटिन्यूस होती है। फिर मैंने उस एनर्जी की कंटिन्यूटी में आपको एक ऑसिलेटर दिखाया था, मैकेनिकल ऑसिलेटर। जब वो ऑसिलेट कर रहा था तो उसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, और आपसे कहा था कि ये इक्वेशन शो कर रही है कि द एनर्जी यानी वेव की फॉर्म में हमेशा कंटिन्यूस होती है, क्रॉस ट्रफ क्रॉस ट्रफ क्रॉस ट्रफ। इसमें कहीं डिसकंटिन्यूटी का कोई तस्वुर नहीं आता। पानी में एक पत्थर फेंकते हैं या एक स्टिक बार बार डिप करते हैं तो वेव्स बनती हैं, ये वेव कंटिन्यूस होती हैं जहाँ तक कि मीडियम हो, यानी जहाँ तक कि पानी हो। ऐसा नहीं होता एक वेव बनी उसके बाद पानी साकित हो गया, वाइब्रेशनल हो रही है, स्टिक बार बार डिप कर रहे हैं आप कंटिन्यूसली, वेव कंटिन्यूसली बन रही है। क्रस्ट के बाद ट्रफ, ट्रफ के बाद क्रस्ट, क्रस्ट के बाद ट्रफ, ट्रफ के बाद क्रस्ट, एंड देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी। क्लासिकल बिहेवियर है, ये ख्याल रखिएगा। तो अगर कोई ऑसिलेट करने वाली चीज़ वेव जनरेट करती है और वेव हमेशा कंटिन्यूस होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर जब ऑसिलेट करेगा तो वो जो वेव प्रोड्यूस करेगा वो कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी ट्रांसफर करेगी, दैट इज कॉल्ड द रेडिएशन, और ये भी कंटिन्यूस होगी। ये क्लासिकल थ्योरी है। एनर्जी यानी वेव में डिसकंटिन्यूटी का कोई तस्वुर नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स। अब कहानी डिफरेंट हो रही है, अगर आप गौर करें, अपने आप को रखें इस फिगर पे। एब्जॉर्प्शन, ऑसिलेट करता हुआ ऊपर चला गया, इमिशन ऊपर से वापस नीचे आ गया। ऊपर और नीचे से मेरी मुराद ऑसिलेशंस हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। एब्जॉर्प्शन आप इसे हॉरिजॉन्टल बना दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, जैसे कि वो स्प्रिंग मास सिस्टम हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट करता है और इक्वेशन बनती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद उसका जो सोल्यूशन आता है वो ये शो करता है कि द डिस्प्लेसमेंट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, और आपसे कहते हैं कि जो वेव बनेगी वो कंटिन्यूस होगी।
उसमें ऐसा नहीं होगा कि डिस्क्रीट हो। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलहदगी हो, कंटिन्यूस वेव होती है हमेशा क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक। प्लैंक साहब क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन होगा ऊपर चला जाएगा, यानी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, ऊपर के बजाय मेरे लिए लफ्ज हायर एनर्जी स्टेट है, और जब वापस आएगा लोअर एनर्जी स्टेट में तो इमिट करेगा। यानी उन्होंने एक ऑसिलेशन को, एक कंप्लीट ऑसिलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जाते हुए नो इमिशन लोअर टू हायर, वापसी में इमिशन हायर टू लोअर। कोई एक ऑसिलेटर सिर्फ उसी पे नज़र रखें तो वो कैसे एनर्जी इमिट कर रहा होगा हमारे लिए, टुकड़ों में, पैकेट्स में, जिसे लफ्ज क्वांटा कहा उन्होंने। यानी एक ही पे नज़र रखें तो क्या पता चलेगा कि जब वो हायर, लोअर से हायर में जाता है तो वो गैप होता है, उसमें कुछ नहीं होता, कोई इमिशन नहीं हो रही होती, क्योंकि उस वक्त एब्जॉर्प्शन हुई होगी। और जब हायर से लोअर में आएगा तो पैकेट मिलेगा, तो एनर्जी मिलेगी। तो हमारे लिए जो एनर्जी आ रही है किसी ब्लैक बॉडी से, कंसिस्ट द टाइनी पार्टिकल्स, पैकेट्स, क्वांटास, डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट्स। कंटिन्यूटी नहीं आ रही इसमें भाई, यही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमारे सामने आई। यानी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जनाब, एनर्जी पार्टिकल नेचर रखती है। उनकी इस थ्योरी से ये नतीजा निकलता है कि एनर्जी जो हम तक आती है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स, वो डिस्क्रीट होती है। पहले में भी उन्होंने ये बात कह दी थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल वाजे हो गई है, डिस्क्रीट होती है, अलहदा अलहदा होते हैं पार्टिकल्स। हर पार्टिकल को क्वांटा कहते हैं। क्वांटा जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है एनर्जी पैकेट, एनर्जी पार्टिकल। तूफान मच गया। 350 और 400 साल से किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा कि एनर्जी पार्टिकल नेचर रखती है। सबके नज़दीक एनर्जी वेव नेचर रखती है, और सिर्फ एनर्जी वेव नेचर रखती नहीं, उसकी एविडेंस भी दे रहे हैं, उसके प्रूफ भी दे रहे हैं। वो कोई इंटरफेरेंस करके दिखा रहा है, पार्टिकल में कहाँ से इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इज अ प्योरली वेव फिनोमेना। कोई इंटरफेरेंस कर रहा है, कोई रिफ्लेक्शन कर रहा है, कोई रिफ्रैक्शन कर रहा है, कोई डायफ्रैक्शन कर रहा है। मैक्सवेल की थ्योरी आ गई, उसने भी कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं उसके नज़दीक भी। 300 350 साल तक लोग एनर्जी को वेव नेचर कहते रहे। न्यूटन के बाद किसी ने नहीं कहा कि एनर्जी पार्टिकल नेचर रखती है, लेकिन जनाब प्लैंक्स की थ्योरी से एनर्जी पार्टिकल नेचर बन गई। उस डायग्राम में, जो मैंने आपको एक डायग्राम शुरू में दिखाई भी है, क्या बात सामने आ गई कि भाई एनर्जी तो वेव नेचर रखती थी, ये साहब फरमा रहे हैं कि पार्टिकल नेचर रखती है। अब लोगों ने पहले तो बड़ा मजाक उड़ाया इस बात का, उन्होंने कहा भाई पागल हो गया ये, चर्च पिए हुए, अजीब व गरीब बात कर रहा है। एनर्जी वेव नेचर रखती है, इसमें कहाँ से डिस्क्रीट हो गई, कहाँ से आ गई? 1900 में ये बात कही जा रही है, ख्याल रखिएगा। और साइंटिस्ट इसकी इस बात को कबूल करने के लिए किसी तौर तैयार नहीं है।
वो कहते हैं कि अगर हमने एनर्जी को पार्टिकल नेचर ले लिया तो ये जो 350 साल में जो डेवलपमेंट हुई है लाइट की, हीट की, एनर्जी की, ये कहाँ जाएगी? इंटरफेरेंस पार्टिकल से कैसे कराओगे? डायफ्रैक्शन पार्टिकल से कैसे कराओगे? तो अजीब व गरीब किस्म की बातें हो रही हैं। उन्होंने बोला ऐसी है, बस ये ऐसी ड्रामेबाजी वाली बात कर रहा है, इसकी बात को मानने की जरूरत नहीं है। प्लैंक्स की बात को तस्लीम नहीं किया गया। प्लैंक साहब ने मैथमेटिकल काम शुरू किया और उन्होंने जनाब एक फार्मूला दिया जिसका नाम है प्लैंक्स एनर्जी डेंसिटी फार्मूला। ये फॉर्मूला जब उन्होंने दिया तो वो अजीबोगरीब सिचुएशन डेवलप हो गई, क्योंकि ये फॉर्मूला बड़ा परफेक्ट था। रेडिएशन के वो प्रॉब्लम जो पिछले 22-25 साल में हमारे पास आ रहे थे वो सब ख़त्म हो गए, यानी उनका फॉर्मूला इतना परफेक्ट था कि वो ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के बिहेवियर को हर एक रेंज पर एक्सप्लेन करते थे। यानी उनका फॉर्मूला शॉर्टर वेवलेंथ पे भी वैलिड था, लॉन्गर वेवलेंथ पे भी वैलिड था। आप उस फॉर्मूले को किसी भी ब्लैक बॉडी के ऊपर कहीं भी इस्तेमाल कर लें, यानी किसी भी रेंज पे इस्तेमाल कर लें, बड़ा परफेक्ट फॉर्मूला था। अब साइंटिस्ट अजीब व गरीब सिचुएशन में फंस गए। यानी प्लैंक्स की बात को मान लें तो ये तो यार अजीब व गरीब किस्म की बात हो रही है। एनर्जी को डिसकंटिन्यूअस बना रहा है, और डिसकंटिन्यूटी क्योंकि पार्टिकल की प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब आसान लफ्जों में ये हुआ कि एनर्जी पार्टिकल नेचर रखती है। हमारे आबा व अजदाद यानी साइंटिस्ट के आबा व अजदाद पिछले 350 साल में कहते रहे कि एनर्जी वेव नेचर रखती है, वेव नेचर रखती है, कंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूटी का कोई तस्वुर नहीं है। यहाँ तो ये अजीब व गरीब बात हो गई कि एनर्जी पार्टिकल नेचर रखने लगी, डिसकंटिन्यूअस हो गई, पार्टिकल का नाम क्वांटा रखा गया। कैसे मान लें ये बात? उन्होंने कहा इसको सही कर दो थोड़ा सा, पोस्टुलेट्स को। प्लैंक साहब भी अपनी बात पे अटक गए, कहने लगे यार मानना है मान लो, यही है भाई जो कुछ भी है, और ये फॉर्मूला सही है, पोस्टुलेट्स पसंद नहीं है, क्या करें? खैर, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 17-18 साल तक प्लैंक्स की थ्योरी को तस्लीम नहीं किया गया, इसलिए कि प्लैंक से कहा गया कि अगर तुम्हारी बात सही है तो लाओ कोई इस पर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दो। जिस तरह न्यूटन के पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थी, इस तरह प्लैंक्स के पास भी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थी। यानी साबित करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स थी। हर थ्योरी के पीछे उसको उस वक्त तस्लीम किया जाता है जब उसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दे दिए जाएं और आपको बता दिया जाए कि हाँ ये है जनाब, मान लेते हैं लोग, कहते हैं हाँ सही है। लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थे, ना प्लैंक्स ने देने की कोशिश की और ना प्लैंक्स कोई प्रैक्टिकल साइंटिस्ट था, यानी एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट नहीं था। बस दो दिमाग में आई बोल दिया, और बोलने के बाद पीछे भी हटने वाला सवाल नहीं है, बाबा सही है, बोल दिया बोल दिया। ये तारीख की एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात थी। इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस आपको मज़ीद आगे जाके पता चलेगी, अभी नहीं। प्लैंक्स ने ये सब कुछ कहा और कर दिया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब आप अपने जहन में रखें कि हम प्लैंक्स के फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं। पूरा ड्राइव नहीं हो सकेगा क्योंकि आपकी क्लास
का टाइम ख़त्म हो जाएगा उस वक्त तक, लेकिन जितना भी ड्राइव हो रहा है उसको हम करके फिर इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अभी हम प्लैंक्स के फॉर्मूले की बात करेंगे, फिर कहेंगे ये परफेक्ट फार्मूला है, शॉर्टर वेवलेंथ पे भी वैलिड है, लॉन्गर पे भी वैलिड है, फिर हम इसको प्रूफ करके देखेंगे। फिर इससे शॉर्टर वेवलेंथ के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे वीन्स का, रेलेजीन्स का, ये दोनों फार्मूले इससे ड्राइव हो जाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि हाँ ये शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ पे उन्हीं फार्मूलों जैसे हो जाता है जैसा कि इससे पहले थे। और फिर 17 साल इंतज़ार करेंगे। किस बात का? कि प्लैंक्स की बात को लोग मजबूर हो जाएं सही मानने के लिए। 17 साल लगे इसकी थ्योरी को, 18 साल लगे इसकी थ्योरी को तस्लीम करने में। अभी 1900 में जब प्लैंक्स ये बात कर रहा है तो लोग इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो, कहते हैं सही है हम तस्लीम कर लेंगे तुम्हारी थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दो। देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जो है आपके सामने उसको तस्लीम करना है कर लो, नहीं करना घर जाओ। प्लैंक्स एनर्जी डेंसिटी फार्मूला क्या था? अब हम प्लैंक्स के एनर्जी डेंसिटी फार्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं। उसकी शक्ल देखिएगा ड्राइव होने के बाद, और ये कहलाएगा प्लैंक्स फार्मूला। और ये सब चीज़ मिलकर प्लैंक्स लॉ भी कहलाता है, यानी द पोस्टुलेट्स प्लस द फॉर्मूला कॉल्ड द प्लैंक्स लॉ। 1900 पे पहुंच चुके हैं। क्लासिकल का फेलियर हो गया था। क्लासिकल थ्योरी से हासिल किए गए कोई फॉर्मूला रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब जब प्लैंक्स ने ये सब कुछ दिया तो फॉर्मूला तो रेडिएशन को एक्सप्लेन कर गया, लेकिन उसके साथ जो पोस्टुलेट्स में बातें की गई वो एनर्जी को डिसकंटिन्यूअस बनाते थे, यानी एनर्जी को पार्टिकल नेचर बनाते थे। मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट 40 साल तक यही चला कि एनर्जी पार्टिकल है या वेव है, मैटर पार्टिकल है या वेव है। अब आपके सामने खुलकर मॉडर्न फिजिक्स सामने आ गई है, जो प्लैंक्स से जिसकी इब्तिदा हुई 1900 से, लेकिन पहले 17 साल इसकी थ्योरी को तस्लीम नहीं किया जा रहा। हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। प्लैंक्स एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला। एक ब्लैक बॉडी कंसिडर की जा रही है एट अ कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. This black body consists infinite tiny electromagnetic oscillators. ये जो ब्लैक बॉडी है ये टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स पे कंसिस्ट करती है, और इसकी एनर्जी स्टेट भी इनफाइनाइट है, यानी बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स हैं। तादाद बताने की कोशिश ही नहीं की जा रही, कहते हैं इनफाइनाइट है। जब ऑसिलेटर इनफाइनाइट है तो एनर्जी स्टेट्स भी इनफाइनाइट हैं। क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं और रेडिएशन के सोर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, रेडिएशन कर रहे हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट तस्वुर किया जा रहा है एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T। कहते हैं कि N1 क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। कौन है ये N1 वो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं जिन सब की एनर्जी स्टेट यानी हैविंग एनर्जी E1। लेकिन इसका मतलब यह है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं, एनर्जी स्टेट हैं, लेकिन ये भी तो आप जानते हैं ना कि हो सकता है 2 ऐसे हों जिनकी एनर्जी एक जैसी हो, बिल्कुल हो सकती है। 5 हो एक जैसी हो, बिल्कुल हो सकती है। तो इस बात को शामिल कर रहे हैं, यानी अगर एक क्लास है आपकी, बहुत सारे बच्चे उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो 2 बातें नहीं हो सकती। क्या? कि इस क्लास के सारे बच्चों की हाइट एक जैसी हो,
ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात कि इस क्लास के सारे बच्चों की हाइट डिफरेंट हो, ये भी मुमकिन नहीं है। यानी 2 बच्चे या 3 या 4 ऐसे हो सकते हैं जिनकी हाइट 5 फीट से कम हो। उनकी तादाद पता चला कि 5 फीट से कम है उनकी हाइट, ऐसे 2 बच्चे हैं। और ऐसे 3 बच्चे हैं जिनकी हाइट 6 से ऊपर है, 6 फीट से ऊपर है। ऐसे 8 बच्चे हैं जिनकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है। ऐसे 11 बच्चे हैं जिनकी हाइट 5 फीट इतने इंच है। कहने का मतलब सब मुख्तलिफ नहीं हो सकते, सब एक जैसे नहीं हो सकते। यही बात यहाँ कह रहा हूँ। ये जो बहुत सारे इनफाइनाइट ऑसिलेटर हैं, इनमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनकी तादाद n1 का ही, और जिन सब की एनर्जी क्या है, सेम है, यानी E1 है। और n2 आर द नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी E2। n2 वो ऑसिलेटर्स हैं जिनकी एनर्जी E2 है। n3 वो ऑसिलेटर्स हैं जिनकी एनर्जी E3 है, एंड अप टू सो ऑन। n वो ऑसिलेटर्स हैं जिनकी एनर्जी En है। ग्रुप्स बना दिए। कुछ ऑसिलेटर्स, तादाद कितनी अभी नहीं मालूम, लेकिन उनकी तादाद को n1 कह दिया। फाइनाइट हो तो बात कर सकते हैं। जैसे क्लास में 35 बच्चे थे, 5-6 फीट से ऊपर थे, 3-6 फीट 5 फीट से नीचे थे, और फिर इतनी 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 तादाद इतने इतने हाइट की थी। तो यहाँ पर n1 वो तादाद है। जो सारे ऑसिलेटर किस एनर्जी वाले हैं, E1 वाले। n2 वो ऑसिलेटर हैं जिन सब की एनर्जी E2 है। n3 वो ऑसिलेटर जिन सब की एनर्जी E3 है। ये सिलसिला जारी है। nn वो ऑसिलेटर्स हैं जिन सब की एनर्जी En है। बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे। मुझे इस पूरे ब्लैक बॉडी की एवरेज एनर्जी चाहिए, क्योंकि कुछ ऑसिलेटर कम एनर्जी रखते हैं, कुछ ज़्यादा रखते हैं, डिस्क्रीट्स हैं। मान लिया इस तरह हमने ऊपर सारी एनर्जी को सम कर लिया। पहली टर्म उन सारे एनर्जी को जाहिर कर रही है जो E1 है। कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 1000 हैं, 1200 हैं, कुछ भी हों, उनकी तादाद n1 है। पहली टर्म ये एनर्जी है, दूसरी टर्म भी एनर्जी है, तीसरी टर्म भी एनर्जी है। ये उन ऑसिलेटर्स की एनर्जी है जिनकी तादाद n1, n2, n3 सिलसिला जारी है। सारी एनर्जी को सम करके टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर से डिवाइड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर n1, n2, n3, nn, जब मैं सबको जमा कर लूंगा टोटल एनर्जी आ जाए, टोटल ऑसिलेटर्स आ जाएंगे। ऊपर टोटल एनर्जी, यहाँ उनकी तादाद ऑसिलेटर की, वी फाइंड और वी गेट द एवरेज एनर्जी। ये जो निशान आप देख रहे हैं ये एवरेज एनर्जी को शो कर रहा है। ये निशान एवरेज है। कितने ऑसिलेटर्स की, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। चलें इससे आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे, इस तरह। इस तरह लिखा जा सकता है, यानी द इक्वेशन ऑल्सो कैन बी रिटन एज द फॉलोइंग, एज द फॉलोज। इस सारी टर्म्स को मैंने समेशन नोटेशन में लिख दिया और इसको भी समेशन नोटेशन में लिख दिया। समेशन नोटेशन में लिख दिया, जहां n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक हो सकती है।
जीरो भी शामिल कर लिया, सीरीज के अंदर जीरो भी शामिल किया हुआ, यानी कोई ऐसे जिनकी एनर्जी ना हो, आसान लफ्जों में सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इस इक्वेशन पर हमने एक लॉ लगाया जिसका यहाँ सिर्फ तस्करा कर रहे हैं, उसे कहते हैं मैक्सवेलियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेलियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एन वेयर एन इक्वल टू समथिंग 1 2 3 जो कुछ भी है, एन अगर मैं यहाँ 1 रखूं और यहाँ 1 रखूं तो मुझे मिल जाएंगे वो ऑसिलेटर की तादाद जिन सब की एनर्जी E1 है। इसी तरह 2, इसी तरह 3, इसी तरह 4। तो ये जो है मैक्सवेलियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है स्टैटिस्टिक में, और हम इसकी वैल्यूज को n की जगह यहाँ प्लेस करने जा रहे हैं। भाई यहाँ इसका हवाला ही देंगे आप, क्योंकि अनदर ये डेरिवेशन और ये सब कुछ ये एक अलग मामला है। वैल्यूज रख दी जनाब मैंने यहाँ, n की जगह ये वैल्यू रख दी, ये आ गई इक्वेशन। अब इसमें n नॉट क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनको कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये समेशन में शामिल नहीं हो रहा। समेशन में हर वो चीज़ शामिल होगी जिसमें n आ रहा होगा, उनको नहीं कैंसिल कर सकते, यानी एक तरह से वेरिएबल होगा वो, जैसे इंटीग्रेशन में होता है, कांस्टेंट साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ n नॉट मेरे लिए बाहर आ जाएगा, n नॉट मेरे लिए बाहर आ जाएगा। अगर ये n लिखा होता तो कभी बाहर नहीं आता, ये टर्म बाहर नहीं आ सकती, ये टर्म बाहर नहीं आ सकती, ये डिफरेंट, क्योंकि इनमें n शामिल है और n वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बट n नॉट ये कांस्टेंट कहलाएगा, इसको बाहर लाकर कैंसिल कर सकते हैं, एंड नाउ द इक्वेशन बिकम्स दिस वन। इस इक्वेशन में सिर्फ हमने n को कैंसिल किया है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी क्या बताती है? प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी कि En बराबर NH न्यू, ये वैल्यूज रख दी, En की जगह NH न्यू, और एक्सपोनेंशियल में भी En आ रहा था, वहां पर भी ये वैल्यूज प्लेस कर दी, दोनों जगह ये वैल्यूज प्लेस कर दी। ख्याल रखिएगा कि ये सब एनर्जी मिल रही है इनफाइनाइट ऑसिलेटर्स की, जो कि किसी ब्लैक बॉडी के हैं एट द कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T। अब मैं चाहता हूं कि इसको दोबारा समेशन सीरीज में लिख दिया जाए, एंड अगेन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज नोटेशन। अब मैं दोबारा इसे सीरीज में लिख रहा हूं, तो कैसे? n की जगह 0 रख दें, जहां जहां n है 0 रख दें, जहां जहां n है 0 रख दें। कहां से कहां है n की वैल्यू? 0 से इन्फिनिटी, 0 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, कहां तक? इन्फिनिटी तक तो नहीं रख सकते, लेकिन 2-3 टर्म्स खोल के सीरीज में दिखा देते हैं। जब मैंने यहाँ 0 रखा तो सब 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, इसका मतलब इसकी पहली टर्म 0। ऐसे ऑसिलेटर जिनकी एनर्जी नहीं भी है। फिर 1 रखा तो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, ये टर्म आ गई। फिर n की जगह 2 रखा, ये टर्म आ गई। फिर n की जगह 3 रखा, ये टर्म आ गई। न्यूमरेटर में बात कर रहा हूँ, कहाँ तक जाएगा ये? अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, बिकॉज द फाइनल लिमिट इज इनफाइनाइट। नीचे आ जाए, यहाँ 0 रखा, e raised to power 0 1, पहली टर्म यहाँ 1 आ गई।
फिर 0 के बाद 1 रखा, ये आ गया, 2 रखा, ये आ गया, 3 रखा, ये आ गया, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। दोबारा सीरीज नोटेशन में आ गई। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बार बार ये एक्सपोनेंशियल की टर्म और पावर लिखने के बजाय जहां भी e⁻⁻ h न्यू ओवर kt होगा उसे मैंने y के बराबर रख दिया, y, स्मॉल y, ठीक है। h न्यू इसकी जगह y आ गया, 2h न्यू, ये रहा 2h न्यू, इसकी जगह y स्क्वायर आ गया, क्योंकि -h न्यू ओवर kt की जगह तो y, फिर ये जो 2 बचा ये y पे स्क्वायर आ गया, एक्सपोनेंशियल की पावर स्क्वायर। बाकी की जगह तो y आ गया, लेकिन 2 की जगह स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर। यहाँ पर भी -h न्यू ओवर kt की जगह y आ गया, तो ये जो पावर है ये y की पावर बन गई 3, y क्यूब आ गया, सो ऑन। यहाँ 1 एज इट इज, ये टर्म y हो गई, ये फिर y स्क्वायर हो गई, ये y क्यूब हो गई, ऊपर प्लेस कर दिया। h न्यू y प्लस 2h न्यू y स्क्वायर प्लस 3h न्यू y क्यूब अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर में 1 प्लस y स्क्वायर प्लस y क्यूब अप टू सो ऑन इंफिनिटी। h न्यू मैंने ऊपर से कॉमन निकाल लिया, h न्यू और y, अब ब्रैकेट में बच गया, पहली टर्म पूरी बाहर चली गई तो 1, दूसरी टर्म y स्क्वायर 2y, सॉरी 2 रह गया, h न्यू बाहर चला गया, एक y बाहर चला गया, एक y बच गया और 2 बच गया, 2y 3y स्क्वायर अप टू सो ऑन इंफिनिटी। डिनोमिनेटर में एज इट इज मैंने उसको ब्रैकेट डाल दिया, कुछ नहीं किया यहाँ, 1 प्लस y स्क्वायर प्लस y क्यूब अप टू सो ऑन इंफिनिटी। आइए जनाब नीचे मजीद। इन अबव इक्वेशन बोथ सीरीज, ऊपर भी एक सर क्लास जी दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलें सही है, इसको यहीं रहने दें, इसको यहाँ पर कंप्लीट कर दे दें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, अगर मैंने कल मैसेज दिया आप लोगों को, कौन सा वाला पीडीएफ जो ये अभी करवा रहे हैं, ये तो आप दोबारा ड्राइव कीजिएगा खुद से। सही सर, चलें सही है, भेज देंगे, ठीक है जनाब। तो इसको यहीं तक रखें, अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ जाएं आप लोग, फिर इंशाल्लाह हम, अगर मैंने मैसेज कर दिया सुबह तो फिर कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और नहीं किया मैसेज तो फिर छोड़ दीजिएगा कल, लेकिन हो सकता है कि कल मैं इंशाल्लाह इसे कंप्लीट करवा दूं, तो कल वही अपने टाइम के ऊपर, तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए चले जाएं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।